टाइप्स की बात हो रही थी, ठीक है। और स्पाइना बाइफिडा अकल्टा के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अकल्टा के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, अकल्टा के बारे में मैंने आपको बताया ना, अरे बीच में रह गया था ना, तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। चलिए मैं क्लिनिकल फीचर से दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या था कि स्पाइना बाइफिडा अकल्टा का अंदर क्या रहता है कि मोस्टली केसेस क्या रहते हैं, एसिम्टोमेटिक रहते हैं, ठीक है। लेकिन 6 से 8 महीने के बाद, 6 से 8 साल के बाद में सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। आपकी ये 10 ईयर के अंदर थोड़ी सी गलतियाँ ज़्यादा है, ठीक है, उनको सही कर लेना, ठीक है। तो मोस्टली तो क्या रहते हैं, सिम्टम्स आते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आते हैं तो 6 से 8 साल के बाद में आते हैं। आएंगे क्या होगा कि फूड की कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। और जो मिक्सचुरेशन जो पैटर्न है, ठीक है, यूरिन पास आउट आउट का करने का जो पैटर्न है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। आपके अल्ट्रेशन हो सकता है गेट के अंदर, गेट का मतलब जो चाल ढाल है, ठीक है, ठीक है, चलने का जो तरीका है उसमें कोई चेंज आ सकता है, ठीक है। और ट्रॉपिक अल्सर ऑन द टो एंड फीट, मतलब अंगूठे के अंदर या फीट के अंदर कोई अल्सर हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ये तो था आपका स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, मतलब इसके अंदर सिर्फ डिम्पल सा फॉर्मेशन होता है पीछे की तरफ, पता नहीं चलता कि इसको स्पाइना बाइफिडा है क्या। दूसरा टाइप क्या था, हम दो टाइप पढ़ रहे थे, ठीक है, स्पाइना अकल्टा हो गया। दूसरा टाइप है अपना स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, ये चीज़ है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। तो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर क्या रहेगा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के नाम से पता चल रहा है आपको कि सिस्टिका मतलब सिस्ट बनेगा, ठीक है, इस तरीके से सिस्ट बनेगा, सेक बनेगा, ठीक है। इस तरीके से सेक बनेगा, ठीक है। अब ये सेक के बेस मतलब सेक के अंदर जो फ्लूइड है या नर्व है उनके इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करते हैं इसके टाइप्स, ठीक है। उसके दो टाइप हैं, स्पाइना बाइफिडा के दो टाइप हो गए, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के दो टाइप हो जाएंगे। कौन कौन से टाइप हो जाएंगे, एक तो आपका ये वाला मेनिंजियोसील और एक मेनिंजियोमाइलोसील, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको करने हैं, ठीक है। दोनों के बारे में पहले आपके टाइप के बारे में बताना है, फिर उनके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बताना है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्या डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन करवाते हैं, एक तो अल्फा बीटा प्रोटीन का लेवल चेक कराते हैं ब्लड के अंदर, फिर अल्फा बीटा प्रोटीन का लेवल चेक कराते हैं 16 से 18 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। मदर का ब्लड का एग्जामिनेशन कराएंगे AFP के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम एमनियोसेंटिसिस करवा सकते हैं, फीटल अल्ट्रासाउंड भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरे कर सकते हैं, माइलोग्राफी कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा रूटीन में ब्लड और यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट भी आप करवा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में बात आती है कि आप अगर सर्जरी कर रहे हो तो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में क्या आप उसका मैनेजमेंट करोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसमें हम प्री और पोस्ट सर्जरी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। एक तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, इंजरी ऑफ द सेक सेक कहीं सेक को इंजरी ना हो जाए उससे भी प्रिवेंट करना है, स्किन ब्रेकडाउन से भी प्रिवेंट करना है, ठीक है। और इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट से आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है। एडिक्वेट उसको न्यूट्रिशन देना ताकि हीलिंग हो जाए, ठीक है। और लेग और लिप की डिफॉर्मिटी से क्या करना, आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब इन्फेक्शन से अब जितने पॉइंट हमने पढ़े उन पॉइंट को बताएंगे आगे भी कैसे कैसे हम उसको रिडक्शन कर सकते हैं। ये अपने जो पॉइंट बात किए ना, वन बाई वन एक एक पॉइंट उठा लेते हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से आप कैसे प्रिवेंट करोगे, ठीक है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नियोनेट इज प्लेस्ड अंडर वार्मर टू केप वार्म विदाउट क्लॉथिंग, बिना क्लॉथिंग के बच्चे को क्या रखना है, वार्म रखना है, ठीक है। और द सेक इज जेंटली क्लीन, आपको जेंटली मतलब आराम से हल्के हल्के आप बोल सकते हो हाथों से, ठीक है। आपको सेक को क्या करना है, क्लीन करना है विद नॉर्मल सेलेन से या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी आप कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको मॉनिटर करने हैं वाइटल साइन, WBC काउंट चेक करनी है, ठीक है। ऑप्शन द सेक और इंसिजन साइट ऑफ फॉर रेडनेस एंड क्लियर द प्रूलेंट और ड्रेनेज, प्रूलेंट को और ड्रेनेज को क्लियर करते रहना, रेडनेस के लिए आपको इंसिजन साइट को चेक करते रहना रेगुलरली।
ठीक है। और रेगुलर आपको न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन करना है या मेनिंजियल इन्फेक्शन के लिए देखना है। और क्लाइंट की जो आप ड्रेसिंग करे सेक की, वो हमेशा क्या कर रखनी है, उनको स्टाइल रखना है, ठीक है, स्टाइल ड्रेसिंग करते हैं। ये था इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट के अंदर क्या करना है, आपको स्किन ब्रेकडाउन से प्रिवेंट करना है। स्किन ब्रेकडाउन से प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, स्पेशल मैटर्स यूज करने हैं या फिर पैड यूज कर सकते हो बेड के लिए, ठीक है। और प्री ऑपरेटिवली क्लाइंट को आप फ्लैंक इन्फेंटिंग प्रोन पोजीशन, मतलब प्रोन पोजीशन ऐसे, मतलब लेटरल साइड पोजीशन देनी है इसको, या फिर प्रोन पोजीशन में दे सकते हो, ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंटली क्लाइंट की पोजीशन चेंज करते रहना ताकि उसको क्या ना हो, अल्सर ना हो, ठीक है। दूसरा, अगर क्लाइंट ने यूरिन पास आउट कर दिया तो उसको क्या करना है, चेंज करते रहना है किसको, डायपर को, ठीक है, बच्चे के डायपर को चेंज करते रहना है। और ड्रेसिंग को भी चेंज करते रहना है, ठीक है। और क्लाइंट है जो पेशेंट है उसके पेरेंट्स को भी अपने स्किन केयर के बारे में बताना है, ठीक है। और जो प्रेशर एरिया है उसके बारे में बताना है, देना भी, इसके अल्सर ना हो जाए, इसे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। एक तो यूरिनरी रिटेंशन से प्रिवेंट करना है, ठीक है। और क्या करना है, इससे प्रिवेंट करने के लिए आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। क्रेड्स मेथड एवरी 2 to 3 आवर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पेरेंट्स शुड बी टॉट फॉर दिस प्रोसीजर, ठीक है। पेरेंट्स को इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है, किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो। और कोई भी साइन सिम्टम इन्फेक्शन का उसको चेक करते रहना, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, क्लाइंट को वॉमिटिंग हो रही है या फिर क्लाउड या फॉल स्मेलिंग आ रही है यूरिन के अंदर, तो ये भी किसको इंडिकेट करते हैं, इन्फेक्शन को। आगे क्या है, प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, मतलब लेग्स को या हिप डिसलोकेशन से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। नर्स मस्ट पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द पोजीशन इन विच इन्फेंट इज प्लेस्ड, ठीक है। आपको क्या करना है कि इन्फेंट को किस पोजीशन में वो लेटा हुआ है और कौन सी पोजीशन उसको देनी है, ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान में रखते रहना है, ठीक है। और लेग्स आर प्लेस्ड स्लाइटली और मॉडरेटली अबडक्टेड। अबडक्टेड का मतलब क्या होता है कि लेग्स को क्या रखना है, थोड़ा सा, मतलब अबडक्शन मतलब बॉडी की तरफ उठा के रखना है, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, हाँ ऐसा है। और हेड ऑफ बेड में भी एलिवेटेड टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। आपको इंट्राक्रैनियल प्रेशर से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हेड ऑफ बेड को क्या करना है, एलिवेट करना है। हेड को एलिवेट नहीं करना, हेड ऑफ बेड को एलिवेट करना है अगर आपको लग रहा है कि इसको हाइड्रोस्पेलस वाली कंडीशन है तो। दूसरा, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवानी है, ठीक है, ताकि उसके कॉन्ट्रैक्शन से प्रिवेंट कर सके, मतलब बच्चे को हाथ के पकड़ के, हाथ को मतलब ऐसे मूवमेंट करवाना, पैरों को मूवमेंट करवाना, ये इसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बोलते हैं। और इसके अलावा अगर क्लाइंट को आपने स्प्रिंट लगा रखा है उसको मेंटेन रखना है, कोई ब्रेसेज है या फिर कास्ट अप्लाई कर रखी है उसको मेंटेन रखना है। आप व्हील चेयर का यूज़ कर सकते हो, वॉकर्स का यूज़ कर सकते हो अगर बच्चा बड़ा है तो। इसके अलावा और भी असिस्टिव जो डिवाइस है आप यूज़ कर सकते हो। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट जो लास्ट आपका है कि प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड सेंसरी डेफिशिएंट, ठीक है। आपको रेगुलर ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है इन्फेंट्स एनल बोन को, ठीक है, बटक्स को, और उसका बॉयल मूवमेंट्स पैटर्न क्या है उसको चेक करता रहना है। इसके अलावा अब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए आपको मॉनिटर करना है, वॉमिटिंग के लिए करना है, पुअर फीडिंग के लिए भी आपको ऑब्जर्व करना है, या फिर साइन, कोई भी कॉन्स्टिपेशन का साइन उसको भी चेक करते रहना है, ठीक है। अगर उस क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन है तो पॉजिटिव दे सकते हो आप ब्रेकफास्ट से पहले, ठीक है। और क्लाइंट को बोलते हैं हेल्प द चाइल्ड टू सिट ऑन टॉयलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। कंसल्ट ए डाइटिशियन टू एंश्योर द डाइट प्रोवाइड एन एडिक्वेट फ्लूइड एंड फाइबर, ठीक है। डाइटिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हो एडिक्वेट डाइट के लिए और फ्लूइड और फाइबर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक थे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका डिहाइड्रेशन का।
तो डिहाइड्रेशन को आपको डिफ्रेंशिएट करने से पहले आपको डिहाइड्रेशन के बारे में बताना होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम का लेवल कम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर डिहाइड्रेशन आपको कोज बता देने हैं। कोज के अंदर क्या रहेगा कि अगर क्लाइंट को क्या है पॉलीयूरिया वाली कंडीशन है तो हो सकता है इसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही तो हो सकता है, ठीक है, क्या डिहाइड्रेशन हो सकता है। या फिर कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम है जिनके अंदर ज़्यादा वो यूरिन पास आउट कर रहा है उसमें भी हो सकता है। या फिर फ्लूइड इनटेक कम कर रहा है तो भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब कंडीशन के कारण क्या हो डिहाइड्रेशन हो सकता है। फिर आपको इसके टाइप के बारे में बताना है। ठीक है, टाइप कितने प्रकार के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होते हैं, ये बता देना है। ठीक है, और माइल्ड के अंदर क्या होता है, अगर 50 ml पर kg से फ्लूइड वॉल्यूम कम है तो उसको क्या बोलेंगे, माइल्ड डिहाइड्रेशन। या फिर टोटल बॉडी वेट का 4 से 5% डिहाइड्रेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, माइल्ड बोल देंगे। ठीक है, मॉडरेट 6 से 10% अगर बॉडी वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे। या फिर 50 से 90 ml पर kg फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो उसको भी मॉडरेट बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा सीवियर डिहाइड्रेशन अगर 10% या 10% से ज़्यादा बॉडी वेट लॉस हुआ है या फिर 100 ml पर kg या इससे ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट हो गया। इसके अलावा साइन सिम्टम के बेस पर भी आप क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे करोगे, आपने हेडिंग लगा ली माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, उसके अंदर फिर दिखाना है आपको लॉस ऑफ बॉडी स्किन कलर और एंटीरियर फॉन्टिनेल्स। बॉडी वेट आएगा इसका, एक बॉडी वेट। ठीक है, थर्स्ट पर कर सकते हो, टीएस पर कर सकते हो, म्यूकस मेम्ब्रेन पर, पल्स पर, ब्लड प्रेशर और यूरिन ब्लड, मतलब साइन सिम्टम पर करना है। अगर लॉस ऑफ बॉडी वेट 5% से कम हो रहा है टोटल बॉडी का तो हो सकता है माइल्ड, 5 से 10% वेट लॉस हो रहा है तो मॉडरेट, और मोर देन 10% हो रहा है तो सीवियर, उसको क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। स्किन कलर पेल अगर कूल है तो माइल्ड होगा, डस्की या फिर ग्रेइश कलर हो रखा है, ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है। अगर मोटल स्किन है, फटी हुई स्किन है, ज़्यादा क्रैकल्ड है या फिर संकन फॉन्टेनल्स है, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है, उसको सीवियर होगा। थर्स्ट है वो स्लाइटली क्या होगी, प्रेजेंट होगी, स्लाइटली एब्सेंट होगी। इसमें और ज़्यादा उसको प्यास नहीं लगेगी और इसके अंदर वो ज़्यादा नहीं पानी पी रहा, इंटेंस उसको थर्स्ट डिक्रीज हुई है। माइल्ड के अंदर क्या होता है, टीएस मतलब आंसू प्रेजेंट होते हैं। मॉडरेट के अंदर डिक्रीज हो जाएंगे और सीवियर के अंदर बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, बात करें म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होगी, नॉर्मल हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है। मॉडरेट में ड्राई होगी और सीवियर में क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्रैक हो जाएगी, कौन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, पल्स है वो नॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है, और थोड़ी सी बढ़ी हुई भी हो सकती है पल्स। मॉडरेट के अंदर क्या होगी, पल्स इंक्रीज होती है क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज है, तो पल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सीवियर के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, कौन, पल्स। नेक्स्ट है आपका ब्लड प्रेशर। फ्लूइड वॉल्यूम क्या है, कम है, फ्लूइड वॉल्यूम क्या है, कम है, तो फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो उस क्लाइंट को क्या होगा, हाइपोटेंशन होता है, बीपी क्या होता है, लो होता है। माइल्ड होता है तो थोड़ा बहुत बीपी के अंदर क्या आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, फिर नॉर्मल होगा बीपी। मॉडरेट के अंदर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, सीवियर के अंदर वेरी लो हो जाएगा। ठीक है, यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके अंदर ओलिग यूरिया हो जाएगा और इसमें हो सकता है एन यूरिया। ठीक है, ये वाली कंडीशन। ये था आपका क्या, साइन सिम्टम के बेस पर डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन को। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो बी पार्ट था वो पूछा था हमसे कंपोजिशन का, ओआरएस की कंपोजिशन का। ठीक है, तो
ओआरएस का कॉम्पोजिशन यहाँ पर जो आपको बताया है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो बताया आपको वो क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, सही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सही क्या होगा, ओआरएस का कंपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, इमेज दिखाता हूँ आपको। दो तरीके से बताऊँ आपको, देखो ये वाला, देखिए इसको लिख लेना, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्क्रीनशॉट लेना, ले लेना और लिख ही लेना, शायद स्क्रीनशॉट इसमें लिया नहीं जाता। दो बेस पे बताना है आपको, ये सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इमेज दिखाई है। इसमें बताना आपको पहले, सबसे पहले कंपोजिशन, ईच पैक कंटेन 21 ग्राम, टोटल कितना होता है 21 ग्राम होता है। अब 21 ग्राम में है क्या, सोडियम क्लोराइड है 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड है 1.5 ग्राम, सोडियम सीट्रेट है 2.9 ग्राम, ठीक है। और डेक्सट्रोज मतलब शुगर है 13.5 ग्राम। टोटल कितना हो गया, 20.5 ग्राम होगा शायद ये टोटल, 5 10 हाँ 20.5, 21 नहीं होगा, 20.5 ग्राम होगा, ठीक है 20.5 ग्राम। अब नेक्स्ट अगर कंसंट्रेशन की बात करें, और कंसंट्रेशन होती है वो मिलीमोल पर लीटर में होती है, मिलीमोल पर लीटर में होगी, ये लिख देना आपको, ये WHO का भी, ठीक है। सोडियम का होगा 75 मिलीमोल पर लीटर, पोटेशियम का, पोटेशियम का नहीं बता रहा मैं आपको, पहले ही बता देता हूँ। सोडियम का 75 होता है, और डेक्सट्रोज का भी कितना होता है 75 होता है। उसके बाद क्लोराइड का होता है 65, फिर पोटेशियम का होता है 20, और सबसे कम किसका होता है सीट्रेट का 10 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। तो ये दोनों कंपोजिशन बता देनी, ये बताओगे तभी नंबर मिलेगा। उससे पहले आपको ओआरएस की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। ओआरएस देने का पर्पज़ भी बताना है, कंपोजिशन बताने के बाद में बता देना चाहिए, पहले बता देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। वापस टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लीजिए, 3 नंबर अपना क्वेश्चन है कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्राइटिस, बी पार्ट है तीसरे का, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, गैस्ट्रो एंट्राइटिस का मतलब ये है इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। स्टमक का क्या होता है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रखा है गैस्ट्रिक का और एंट्रम पार्ट का, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने सबसे पहले आपको, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, दो बनाए इसके अंदर ना, दो नर्सिंग डायग्नोसिस। एक तो आपको बताना है डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू लॉसेस एसोसिएटेड विद डायरिया, ठीक है। एक तो ये बन गया, दूसरा दूसरे वाला ये बन गया, ठीक है। इम्पेयर इंटीग्रेटेड रिलेटेड टू मॉइस्चर फॉर फ्रीक्वेंट स्टूल। तीसरा आप नॉलेज डेफिशिएंट भी बना सकते हो अगर बच्चा बड़ा है तो, ठीक है। ये चीज़ है किसका, गैस्ट्रो एंट्राइटिस का। एपेटाइट पर बना सकते हो, अभी उसको भूख कम लगती है, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर वाला कौन सा था, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट का था, ठीक है, क्योंकि उसको डायरिया हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रिशन आप ये भी बना सकते हो, लेक लेक ऑफ, तीसरा बता रहा हूँ, लेक ऑफ न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तीसरा ही, तीन तो आपको बताने होते हैं, रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू डायरिया या फिर डिजीज कंडीशन गैस्ट्रो एंट्राइटिस, ये तीसरा बना देना। तो सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस हमने ये ले लिया, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है, तो आपका गोल क्या रहेगा, तो एक बात का और ध्यान रखना है इसके अंदर, एक सेकंड में आपको दोबारा बताता हूँ। आपको नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा तो सीधा डायरेक्ट इसने असेस डायग्नोसिस बना दिया, आपको पहले असेसमेंट करना है, असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट लिखना है आपको,
इसमें नहीं लिख रखा। असेसमेंट में क्या लिखना है, क्लिनिकल फीचर लिखना है। क्या लिखोगे, डिक्रीज एपेटाइट या लैक ऑफ एपेटाइट, ठीक है। वेट लॉस होता है क्योंकि इसको डायरिया हो रहा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, ठीक है। और क्या होगा, डायरिया होगा, डायरिया हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, और स्किन इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है। और डिहाइड्रेशन, तो वेट लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन। और क्या हो सकते हैं, डिक्रीज न्यूट्रिशन लेवल, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, बच्चा छोटा है तो सनकन आइज हो जाएंगी, सनकन आइज हो जाएंगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, बीपी उसका लो हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ है तो हाइपोटेंशन भी हो जाएगा, उसको फिर टैकीकार्डिया होंगे। ये सारे क्लिनिकल फीचर आपको लिखने हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद में आपको नर्सिंग डायग्नोसिस के नाम लिखो पहले, फिर उनमें से एक नर्सिंग डायग्नोसिस आपको उठाना है, ये उठा लिया, ठीक है। अब इसका गोल लिखना है पहले, गोल, इसने गोल नहीं लिखा, गोल फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट हुआ तो गोल क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाना, तो लिखना है टू इम्प्रूव फ्लूइड वॉल्यूम, ये आपका गोल हो गया, ठीक है। अब इंटरवेंशन करना है आपको, अब इंटरवेंशन करना है, क्या करोगे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना है, या फिर उसको क्या कहते हो, ORS देना आपको, IV फ्लूइड देना है उसको, ठीक है। उसको फ्लूइड दे रहे हो तो उसका इनटेक आउटपुट भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके यूरिन आउटपुट को चेक करना पड़ेगा, और यूरिन के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी चेक करना पड़ेगा। उसका वेट चेक करते रहना, तभी पता चलेगा कि फ्लूइड जो हम दे रहे हैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, वेट बढ़ रहा है तो काम कर रहा है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के साइन चेक करने हैं, जैसे कि TS एब्सेंट है या प्रेजेंट है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक करना है, और लॉस ऑफ स्किन ट्रिगर को चेक करना है। ये करने के बाद में आपको क्या करना होता है, इवाल्युएशन करना होता है। इवाल्युएशन का मतलब ये होता है कि आपने जो इंटरवेंशन किया है अभी ये वाला, ये देने के बाद में और ये देने से पहले, ठीक है, मतलब इंटरवेंशन करने से पहले कंडीशन क्या थी और अब क्या कंडीशन, उसको बोलते हैं इवाल्युएशन, मूल्यांकन जिसको हम बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अब उस क्लाइंट की साइन सिम्टम कम हो गए, और आपको लग रहा है कि वो हाइड्रेटेड हो गया और उसके कोई साइंस नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसका मतलब यूरिन आउटपुट भी अच्छा हो गया, तो इसका मतलब आपने जो थेरेपी दी वो क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना है स्किन इंटीग्रिटी का, स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए एक तो वो फ्रीक्वेंट क्या करता है, यूरिन पास आउट कर रहा है या फिर वो बार बार स्टूल पास आउट कर रहा है, सॉरी, ठीक है, तो उसके डायपर को चेंज करना है। डायपर एरिया वाला है, डायपर एरिया है वो सोप से साफ करते रहना है, क्यों, स्टूल पास आउट करे, डायरिया हो रखा है उसको। अगर आप डायपर को ओपन छोड़ सकते हो, ओपन रखना उसको, एज एज ऑफन एज पॉसिबल, ठीक है, हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और क्रीम या ऑइंटमेंट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, किससे प्रिवेंट करने के लिए, स्टूल से प्रिवेंट करने के लिए। इवाल्युएशन से हम वही बात आ गई। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा मैंने आपको ये बताया था लैक ऑफ न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आपका गोल क्या होगा, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल, ठीक है, इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन लेवल को, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या देते हो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ओरली आप दे नहीं सकते क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, IV देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट आपको टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के बारे में बताया। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट क्या है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, टेट्रा का मतलब चार होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, फेलोट का मतलब साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। इसमें 4 डिफेक्ट आते हैं, एक तो पल्मोनरी स्टेनोसिस आता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आता है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा आता है, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये 4 डिजीज आती है इसके अंदर, ठीक है। ये कर दिया। अब इसका एक डायग्राम बना देना आपको, क्या बनाओगे, डायग्राम, इस तरीके से, ठीक है। एक तो इसके अंदर पल्मोनरी स्टेनोसिस, एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ये तो दिखा दिया आपने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यहाँ से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है,
ये दिखा दी, इसको नैरो कर दो, नैरो कर देना, ठीक है। ये इसको इधर ऐसे भेजना, ये परमानेंट आर्टरी होगी। यहाँ से क्या निकलता है, एओर्टा निकलता है, तो एओर्टा को थोड़ा सा इधर बना दो, इसके ऊपर इस तरफ, ठीक है, और ऐसे ले जाओ। ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है, इस सेप्टा के ऊपर इसकी ओपनिंग होगी एओर्टा की, पल्मोनरी आर्टरी के पास में, ठीक है। और इसका हाइपरट्रोफी दिखा दो, बताना है फिर यहाँ पर ऐसे लिखना है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, ठीक है, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बीएसटी। ये डायग्राम बना के आपको बताना है। कॉज क्या होंगे, जेनेटिक कॉज होंगे, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या फिर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम क्या है, सर्टेन फैमिली प्रॉब्लम है, एल्कोहल का यूज करे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर, और कोई भी मेडिकेशन यूज कर रही थी उसकी वजह से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी अगर ये चीजिंग होती है तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, बच्चे पर पड़ता है, और बच्चे को क्या हो सकता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या आएगा, इसको एक तो साइनोसिस होगा, साइनोसिस का मतलब ब्लूइश डिसर्कुलेशन ऑफ बॉडी, बॉडी कलर कैसा हो जाए, ब्लूइश हो जाएगा। एक उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके नेल बेड्स है वो क्या मिलेंगे आपको, नीले रंग के मिलेंगे, क्राई करेगा वो, फीडिंग नहीं करेगा, ठीक है, और उसकी ग्रोथ फेलियर हो जाएगी, उसको इरिटेबिलिटी रहती है, ठीक है, आपको ऐसे अनकॉन्शियस दिखाई देता है, मतलब रेस्टलेसनेस दिखाएगा। दूसरा क्लबिंग ऑफ फिंगर, उसके फिंगर है वो ऐसे मुड़ी सी होती है ऊपर से, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर। ये क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। एक बूट शेप हार्ट भी आता है इसके अंदर, बूट शेप हार्ट, ठीक है, ये क्लिनिकल फीचर है। डायग्नोसिस क्या करेंगे, डायग्नोसिस के अंदर क्या करना है आपको, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, एक फैमिली हिस्ट्री लेनी है, एक चेस्ट एक्सरे करवाना है, एक ईसीजी करवानी है, इको करवाना है, ठीक है, इतना करवा लिया। और इसके अलावा इको करवा लिया आपने, CXR करवा लिया, ब्लड एग्जामिनेशन करवाना है, ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन भी करवा सकते हो, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाना है, ठीक है, ये आपको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर क्या है, ट्रीटमेंट क्या करोगे, पहले तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट करना है। मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, मेडिकल के अंदर, मेडिकल के अंदर उसको साइनोसिस हो रहा है, एपोक्सी स्पेल हो रहा है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन को, इन कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना है, ठीक है। इन कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्लाइंट को अपने को पोजीशन देनी, कौन सी पोजीशन, स्क्वेटिंग पोजीशन, स्क्वेटिंग पोजीशन, ठीक है। बच्चा बड़ा है तो उसको उकड़ू बोलते हैं ना, उकड़ू बिठाना है उसको, ठीक है। फिर बच्चा अगर छोटा है तो उसकी टांगों को ऐसे ऊपर उठा के आपको, और उसकी चेस्ट पर ले आने ऐसे टांगों को, ठीक है, अपने हाथों से। ये बेबी लेटा हुआ है, इसका मुंह है, ठीक है, ऐसे लेटा हुआ है, ये होती है नी चेस्ट पोजीशन। और क्या कर सकते हो, और आपको ये ओरल प्रोपेनॉल मेडिसिन देनी है कार्डियक वर्कलोड को कम करने के लिए। डायूरेटिक दे सकते हो आप वर्कलोड को कम करने के लिए, कार्डियक वर्कलोड को कम करने के लिए। डिजॉक्सिन दे सकते हो आप कार्डियक वर्कलोड को कम करने के लिए। अगर फ्लूइड डेफिशिएंट है तो ये दे सकते हो आईवी फ्लूइड, ठीक है। आईवी फ्लूइड वैसे देना नहीं होता क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है कि उसको वर्कलोड को कम रखना है, ठीक है, तो फ्लूइड वैसे देते नहीं है इसके अंदर। ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, वैसे प्रेशर देते हैं, ठीक है। अब 4 कंडीशन है तो मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करनी पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे 1 साल से पहले पहले, ठीक है। तो आपको बता देना भी सर्जरी क्यों करते हैं, क्योंकि उसका हार्ट है वो अच्छी तरीके से काम करे, हो जाए,
ठीक है, बच्चे के जो सिम्टम्स है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ये बात वो आपको लिखनी है। सर्जरी करते हैं, सर्जरी का नाम लिखना, हाउजिंग सेंड करना है, पॉट्स ऑपरेशन करना है, और वाटरसन टेस्ट करना है। ये आपके हो गए ऑपरेशन। ठीक है, अब नर्सिंग इंटरवेंशन करने का, एक तो अस्थमा वाले का, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले का, और अनकॉन्शियस चाइल्ड का। ठीक है, तो आपको सिर्फ नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन करने से पहले आपको उसका असेसमेंट भी तो करना होता है। ठीक है, असेसमेंट लिखना आपको पहले, फिर आपको डायग्नोसिस बनाने हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डायग्नोसिस बना दिया, फिर आपको गोल बनाने हैं। ठीक है, और फिर आपको इंटरवेंशन करना है लास्ट में। ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते हो आप, एक साथ में भी लिख सकते हो। अस्थमा वाले क्लाइंट का असेसमेंट करो तो क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे, डिसनिया, रेस्टलेसनेस, ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, इंक्रीज CO2 लेवल। ठीक है, जो भी डिजीज़ के अंदर सारे क्लिनिकल फीचर आते हैं वो लिख देने हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या आएगा, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसको स्नीजिंग होती है। ठीक है, ज़्यादा कफिंग होती है। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, उसके स्पुटम के अंदर ब्लड भी आ सकता है। ये क्लिनिकल फीचर लिखने हैं आपको सारे के सारे। और अगर आपको क्लिनिकल फीचर्स का पता है तभी आप नर्सिंग इंटरवेंशन कर पाओगे, तभी आप नर्सिंग डायग्नोसिस बना पाओगे। नेक्स्ट आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बताना है। जितने भी आपको 4-5 आते हैं, 1 2 3 4 5 नाम लिखना और कुछ नहीं कहना। ठीक है, गोल गोल बताओ तो ठीक है, ना बताओ तो भी काम चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, गोल आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर करना आपको इंटरवेंशन। एक तो उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करना है, और उसकी जनरल कंडीशन को इवालुएट करना है। उसके ब्रीथ साउंड को सुनना, ब्रीथ साउंड कैसे आती है, सेंस सिम्टम में कैसे आती है, बीजिंग साउंड आती है, बीजिंग साउंड आती है अस्थमा के साउंड के अंदर। ठीक है, और क्या आएगा, साइनोसिस सेरेब्रल के लिए सेल्स करना है, और प्रोवाइड एश्योरेंस और ट्रस्ट वर्थी रिलेशनशिप। क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, घर वाला माहौल भी, हाँ ये मेरे को ठीक कर देंगे, उसको मतलब रीएश्योर करना है भी, हाँ ठीक हो जाओगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एलर्जी की वजह से ऐसा होता है, ये बात बता सकते हो। कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन देनी है उसको, जिसमें वो कंफर्ट फील करे। ठीक है, इसमें पोजीशन कैसी रहती है कि क्लाइंट को, आपने देखा होगा हमारा क्लाइंट ऐसे खाट पर मतलब चार पैर पे बैठता है ना, तो पैर लटका के बैठेगा, और हाथों के ऐसे मतलब वो क्या बोलते हैं, खाट की जो खाट को दोनों तरफ से पकड़ के और आगे की तरफ ऐसे मतलब झुक जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन ले लेता है वो, फ्रॉक लाइक पोजीशन। ठीक है, और इसके अलावा आप क्लाइंट को पोजीशन देने के लिए उसको चेयर दे दो, उसके आगे टेबल रख दो, और उसको बोलो कि आगे टेबल पर हाथ रख ले और गर्दन आगे कर ले। ठीक है, ये कंफर्ट होता है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, कुछ अच्छा फील होता है, गुड फील होता है। उसको रेस्ट देना है। ठीक है, दूसरा इन्वायरमेंट से, मतलब जो ज़्यादा पॉल्यूट वाला इन्वायरमेंट उसे प्रिवेंट करना है, ज़्यादा विजिटर नहीं आने देने अंदर। ठीक है, और आपको देखना है, उसको चेक करना है कि मतलब ऐसी वगैरह नहीं चलानी, उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, उसके वाइटल चेक करते रहने हैं। ठीक है, उसको डस्ट फ्री इन्वायरमेंट देना है, सेफ्टी मेजर का ध्यान रखना है, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, उसकी केयर करनी है बोवेल और ब्लैडर की। ठीक है, IV फ्लूइड देना है, और IV फ्लूइड दे तो यूरिन आउटपुट इनटेक और आउटपुट सेट करना, इनपुट और आउटपुट देखना है, और प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशन है वो देनी है उसको, कलियर लिक्विड देना है स्मॉल अमाउंट के अंदर, एक साथ में नहीं देना, जितने अमाउंट है उसको धीरे धीरे करके देना है। एलर्जी के फूड है वो उसको नहीं देने, उसको बैलेंस डाइट देनी है। ठीक है, और आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ एजुकेशन। ये अस्थमा का था। सेम डिटो किसका करना है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को करना है आपको। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का वही असेसमेंट करना है। क्या होता है इसके अंदर, प्रोटीन यूरिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है,
और क्या होता है, हाइपो हाइपो मतलब ये लिख सकते हैं आप, डिक्रीज प्रोटीन लेवल इन बॉडी और ब्लड। ठीक है, या फिर इसके लिए टर्म यूज करते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनिया। ठीक है, एल्ब्यूमिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये आप क्लिनिकल फीचर बता सकते हो। डायग्नोसिस भी इसी बेस पर बना देना है। ठीक है, साइन सिम्टम बेस पर। फिर आपको डायरेक्ट इंटरवेंशन, वही इलनेस और सिम्टम्स को चेक करते रहना है, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन देनी है, एक्टिविटी को इनक्रेज करना है, क्लोजली मॉनिटर करते रहना है क्लाइंट को। ठीक है, ज़्यादा सोडियम नहीं देना उसको, ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना। ठीक है, ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना, जितना ऑर्डर किया उतना देना है। ठीक है, एज ऑर्डर अपने को उसको फ्लूइड देना है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने हैं। ठीक है, और क्लाइंट एनकरेज चाइल्ड एंड वर्बलाइज फीडिंग, उसको क्या करना है, फीडिंग देनी है, और उसके अकॉर्डिंग क्या देना है उसको, फूड देना है चॉइस के अकॉर्डिंग। और आपको क्या करना है, अगर क्लाइंट को एडिमा हो रखा है तो उसकी पोजीशन चेक करते रहना है। ठीक है, और स्किन केयर प्रोवाइड करनी है। एडिमा से प्रिवेंट करने के लिए आप हेड को एलिवेट कर सकते हो। ठीक है, फैमिली को साइन एंड सिम्टम के बारे में बताना है एडिमा के। ठीक है, आगे करना आपको अनकॉन्शियस की केयर, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, असेसमेंट का, डायग्नोसिस का, गोल का, इंटरवेंशन करना है आपको। अच्छा, 4 नंबर आ गया, तो इसके बारे में बता देना अनकॉन्शियस चाइल्ड होता क्या है। ठीक है, अच्छा इसमें अच्छे से बताया इन्होंने, पिछले 2 क्वेश्चन में तो इन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंशन बताई, यहाँ पर पूरा जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वैसे लिखना है। इसके अंदर क्या था, इट इज डिप्रेस सेरेब्रल फंक्शन, द इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सेंस स्टिमुलाई टू हैव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। मतलब इसमें क्या होगा कि सेरेब्रल फंक्शन वो डिप्रेस हो जाएंगे, और उसकी वजह से कोई भी सेंस स्टिमुलाई उसका वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, उसी को बोलते हैं अनकॉन्शियस क्लाइंट। एटियोलॉजी क्या होगी कि उसकी कॉन्शियसनेस क्या होगी, अल्टर्ड हो गई है, या फिर कोई CNS कोई इन्फेक्शन हो रखा है, जैसे CWS का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई और भी कॉज हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या करते हो, लंबर पंक्चर करते हैं, सबड्यूरल टेप, EEG, न्यूक्लियर ब्रेन स्कैन, एंस्पेलोग्राफी, CT स्कैन, MRI, PET। ठीक है, पॉजिट्रॉन वाला। ठीक है, और सिंगल प्रोटोन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी ये भी कर सकते हो। अपने से पूछा है नर्सिंग केयर का, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, रिस्क फॉर सफोकेशन रिलेटेड टू इनफेक्टिव एयरवे क्लीनेस। क्या होता है कि अनकॉन्शियस क्लाइंट का टंग की वजह से एयरवे ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि टंग है वो एयरवे को ब्लॉक कर देती है, जीभ है वो एयरवे को ब्लॉक करती है, तो उसके लिए चेक करते रहना आपको। ठीक है, ऐसा है तो आपको एयरवे, ओरल एयरवे इंसर्ट करना है, आपको अच्छे से पोजीशन लेनी है, नेक को मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, स्लाइटली एक्सटेंड मतलब ऊपर उठाना। ठीक है, आप सेमी प्रोन पोजीशन दे सकते हो, साइड लाइन पोजीशन दे सकते हो। ठीक है, जो भी सिक्रेशन है उसको रिमूव करना है, एस्पिरेशन करना है, सॉरी सक्शन करना है। ठीक है, एंडोटेक की ट्यूब अगर आपने लगाई है तो उसको रूटीन में केयर प्रोवाइड करनी है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है। ठीक है, अगला नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, फिजिकल इमोबिलिटी, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू फिजिकल इमोबिलिटी, उसका डिप्रेस्ड हो जाएगा सेंसोरियम, इंटरक्रेनियल पैथोलॉजी होगी। क्या करना है, हेड को एलिवेट करना है 15 से 30 डिग्री, मिड लें पोजिशन देनी है ताकि वीनस ड्रेनेज होता रहे इंजरी साइड से। ऐसी एक्टिविटी और पोजीशन को अवॉइड करना जिसमें ICP क्या होता हो, इंक्रीज होता हो। ठीक है, मतलब हिलना डुलना नहीं है, कहने का मतलब यही है। अगला क्या है, कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट है तो उसको मिनिमाइज करना है,
इमोशनल स्ट्रेस को क्या करना, कम करना है, पेन को रिलीव करना है, ऑक्सीजन जैसे ऑर्डर की वैसे देनी है, और आईवी फ्लूइड क्या करना आपको, एडमिनिस्टर करने हैं, ठीक है। और वाइटल साइन को चेक करना है CWS इन्फेक्शन के लिए। लास्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आपका रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन का है, क्योंकि मोबाइल है उसकी वजह से, और बॉडी सिक्रेशन भी हो रहा है, इन्वेजिव प्रोसीजर भी उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, स्किन रप्चर हो सकती है, स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, और अल्सरेशन हो सकता है। उसे प्रिवेंट करने के लिए आपको फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज करते रहना है। ऐसी को पोजीशन नहीं देनी जिसके अंदर ICP इंक्रीज होता हो। प्रेशर पॉइंट है उनको प्रोटेक्ट करना। प्रेशर पॉइंट का मतलब जैसे आप स्पाइन पोजीशन में सो रहे हो तो आपका स्केपुला, आपका ऑक्सीपिटल एरिया, ठीक है, बटक्स है और आपके हील्स हैं, ठीक है। ये क्या है कि प्रेशर में मतलब टच करते हैं किसको, सरफेस को, जहाँ पर आप लेटे हुए, तो ये प्रेशर वाले पॉइंट है ना, वहाँ पर अल्सर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्किन को चेक करते रहना इरिटेशन के लिए, रेडनेस के लिए, टेन स्किन रखनी है, ठीक है। लिप्स को प्रोटेक्ट करना ड्राई और क्रैक होने से। अगला अच्छा एक डायग्नोसिस और भी है भाई, इसमें 5 दे रखे हैं। सेल्फ केयर डेफिशिएंट का, क्योंकि फिजिकली वो क्या है, मोबाइल है, तो उसको क्या करना है, IV फ्लूइड देना है, उसको फीडिंग देनी है, और अगर ऐसा दे रहे हो तो उसका इंटेक आउटपुट चेक करना है, वेट भी मेजर करना है, डेली उसको बाथिंग करवानी है, प्रॉपर उसकी कैथेटर केयर करनी है, और उसको स्पोजिटी देनी है, फिर एनिमा भी दे सकते हो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस रिलेटेड टू चाइल्ड हॉस्पिटलाइज विद परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर मतलब क्या होता है कि बच्चे को कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो घर वाले क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके बारे में आपको घर वालों को अच्छे से एजुकेशन देनी है। अगर कोई क्लाइंट, कोई पेरेंट्स क्वेश्चन करे, उसका आंसर देना है अप्रोप्रिएट, ठीक है। दूसरी एजेंसी है, वहाँ पर आपको रेफर करना है ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्लेरिफिकेशन के लिए। और पेरेंट का जो डिसीजन है उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो चुके हैं आपका 4th क्वेश्चन। आगे आपका 5वां क्वेश्चन फोटोथेरेपी के बारे में और फैमिली सेंटर्ड चाइल्ड केयर के बारे में। फोटोथेरेपी क्या करते हैं, बिलिरुबिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, बॉडी के अंदर, मतलब जॉन्डिस की कंडीशन है, तो जॉन्डिस वाली कंडीशन के अंदर हम फोटोथेरेपी का यूज़ करते हैं। पहले तो ये बता देंगे आपको। इसके अंदर करते हैं क्या है वो बताना आपको, कि इसके अंदर एक हाई इंटेंसिटी की ब्लू लाइट देते हैं, बॉडी की, होल बॉडी को ब्लू लाइट को से क्या करते हैं, एक्सपोज करवाते हैं, ठीक है। बिलिरुबिन का लेवल अगर इससे ज़्यादा है तो उसको जॉन्डिस हो सकता है। पर्पज क्या है इसके, बिलिरुबिन लेवल को कम करना, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन उसको बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, और बिलिरुबिन के लेवल को बढ़ने से रोकना। बात तीनों की एक ही है, बिलिरुबिन लेवल को कम करना। प्रोसीजर, सबसे पहले पेरेंट्स को सारा प्रोसीजर बता देना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है फोटोथेरेपी से रिलेटेड उसके आंसर देने हैं, ठीक है। फोटोथेरेपी मशीन है, उसको चेक लेना वो काम कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। उसकी लाइट है उनको ऑन रखना है, हैंड्स को ड्राई धोना है, वॉश करना और ड्राई करना है। बच्चे की जितने भी क्लॉथिंग है उसको रिमूव कर देना है, लेकिन उसके डायपर्स को कवर रखना है, उसकी आईज को कवर रखना है, ठीक है। आई पैचेज अप्लाई करना है, क्योंकि इसके अंदर रेटिनल इंजरी हो सकती है। जब हम फोटोथेरेपी देते हैं तो कचान से देते हैं उसको डिहाइड्रेट होने के, ठीक है। क्लाइंट को डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं, इसके लिए आपको डिहाइड्रेशन चेक करते रहना है, हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करते रहना है, उसका टेम्परेचर चेक करते रहना है, क्योंकि हाइपरथर्मिया होता है, ठीक है। और उसकी पूरी बॉडी को एक्सपोज कर देना फोटोथेरेपी मशीन से, मतलब उसकी पोजीशन चेंज करते रहना है, ठीक है। काम करे या नहीं करे उसको चेक करते रहना है, ठीक है। और हाइपरथर्मिया या फिर हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करते रहना है, ठीक है। टेम्परेचर चेक करते रहना है। अगर फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो उसके फ्लूइड वॉल्यूम इंटेक को बढ़ा देना है, ठीक है।
और पेशेंट को ऑब्जर्व करना डिहाइड्रेशन के लिए, बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगला क्या है इसके अंदर, ठीक है, हैंड ओवर द इन्फेंट टू मदर आफ्टर रिमूविंग आई पैचेस फॉर रेगुलर फीडिंग। क्या करना है, फोटोथेरेपी आपने दे दी, देने के बाद में आई पैचेस को उतार देना और मदर को दे देना, उसको फीडिंग करवा देंगे, फीडिंग करवाने के लिए, ठीक है। बच्चे के बॉडी का कलर का चेंज कलर है वो चेंज हो जाता है, अगर उसके साइड इफेक्ट आएगा तो ब्रंज कलर हो जाएगा, राख जैसा। अगर साइड इफेक्ट है तो ब्रंज स्किन के लिए, ब्रंज डिस्कलरेशन के लिए आपको चेक करते रहना है, एवरी 2 आवर बच्चे की पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है, क्योंकि सारी बॉडी है वो लाइट से क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए, उसका एंटी आउटपुट चेक करना है, मॉनिटर करनी है इन्फेंट की एक्टिविटी, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना, आपको प्रोसीजर से पहले, प्रोसीजर के बाद हैंड वॉशिंग करनी है, ब्लड सैंपल आपको लेबोरेटरी में भेज देना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, साइन सिम्टम है उसका जो बिहेवियर है, उसके स्किन का कलर है जो भी है, उसको रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना है, ठीक है। अगर क्लाइंट को हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया हो रखा है, डायरिया डिहाइड्रेशन हो रखा है, रिफ्लेक्सेस और डिमिनिश हो गए, लिस्टनेस मतलब रेस्टलेसनेस हो गया, सीजर, ये कंडीशन हो रखी है, तो फोटोथेरेपी को क्या कर देना है, बंद कर देना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। ये आपका हो गया फोटोथेरेपी के बारे में। फैमिली सेंटर्ड चाइल्ड केयर, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि आपको फैमिली के साथ में पार्टिसिपेशन करके, ठीक है, मतलब कुछ केयर पार्टी काम करता है, फैमिली मेम्बर करते हैं, कुछ हम करते हैं, कुछ हमारे जो टीम मेम्बर के जो लोग होते हैं वो करते हैं, मतलब कुल मिला के सारे जो मिल के केयर करेंगे वो फैमिली सेंटर्ड चाइल्ड केयर होती है, ठीक है। जैसे उसके पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, सेफ्टी से प्रिवेंट करना, ठीक है, क्लीन रखना उसके रूम को, उसके लिनन वगैरह वो चेंज करते रहना, बेड शीट चेंज करते रहना, ये सारी जो केयर आती है फैमिली सेंटर्ड में आती है। जितना आप लिख सकते हो बड़ा चढ़ा के, कोई भी आपके दिमाग में जितनी भी डिजीज की केयर आई वो सारी सारी लिख देना इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रिवेंशन ऑफ होम एक्सीडेंट। भाई घर पे बच्चा है उसको आपको किससे प्रिवेंट करना है, एक्सीडेंट से प्रिवेंट करना है। इन्फेंट को कैसे प्रिवेंट करोगे, टोडलर को प्री स्कूलर को कैसे करोगे, स्कूल एज को कैसे करोगे, सॉरी चिल्ड्रन को, स्कूल एज वाले को, एडोल्सेंट को कैसे करोगे, सबका अलग अलग है। इन्फेंट को कैसे करना है, एक तो बच्चे को कभी अकेले नहीं छोड़ना, और ऐसी जगह नहीं छोड़ना जहाँ से वो गिर जाए, मतलब हाइट पर नहीं छोड़ना, ठीक है। और कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बच्चे के पास में नहीं रखनी, क्योंकि वो क्या कर सकता है, उसको मुंह में रख सकता है, और मुंह में रख लिया तो निगल भी सकता है। आपने देखा कई बार सिक्के वगैरह निकल जाते हैं बच्चे, और जो टॉफ़ी वगैरह के कागज वो निकल जाते हैं, कोई नहीं ले मुंह में ले लेते हैं, कोयल मतलब सिक्के, बटन निकल जाते हैं, ठीक है, ये दूर रखना बच्चे से, ठीक है। गर्म चीज़ें दूर रखनी बच्चे से। कई बार आप चाय ला के छोड़ देते हो पास में, तो वो उसमें उसको वो मतलब हाथ लगाएगा तो उसको ऊपर गिर सकता है और बर्न हो सकता है। चूल्हे के आसपास नहीं रखना, मतलब फायर वाली जगह नहीं रखना। इलेक्ट्रिकल जो भी अपार्टस है उनसे दूर रखना है, जैसे आजकल आप चार्जर वगैरह के लिए एक्सटेंशन यूज़ करते हो, ठीक है, इनके ऐसे बच्चों को दूर रखना है। और अगर पानी पड़ा है टब के अंदर, पॉन्ड के अंदर, तो टब के अंदर या बाल्टी में पानी पड़ा उसके पास में नहीं रखना बच्चे को। कौन से को, इन्फेंट को। टोडलर है, टोडलर को अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर सुपरविजन रखना है, ठीक है। क्यों, टोडलर बच्चा है ना वो नकल बहुत ज़्यादा करता है बड़ों की, बड़े जो काम कर रहे हैं वो उसकी नकल बहुत ज़्यादा करेंगे वो, ठीक है। फ्लोर को स्लीपरी नहीं रखना तो वो फिसल के गिर जाए, ठीक है। और फर्नीचर शुड बी प्लेस्ड फर्मली टू प्रिवेंट फॉल, ठीक है। फर्नीचर को क्या रखना आपको, मतलब जो भी है आपका रूम सेट है इस तरीके से होना चाहिए
कि जो फर्नीचर वगैरह इस तरीके से एडजस्टेड होना चाहिए कि बच्चा अगर गिर जाए तो उसको इंजरी ना हो, या फिर उसके ऊपर से ना गिरे। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि अपने आसपास जो भी मतलब फर्नीचर होना, जैसे टेबल वगैरह होती है, उस पर ऊपर वो बैठ जाता है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है। ठीक है, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे कि केरोसिन ऑयल है, केरोसिन नहीं, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, एरोसिन नहीं होता, केरोसिन ऑयल है। कोई मेडिसिन पड़ी है, कोई सारप, कोई चाकू वगैरह पड़ा है, इंस्ट्रूमेंट, कोई ताता, या जो ताता बोलते हो आप हरियाणवी में, राजस्थानी में, ठीक है, गर्म पानी वगैरह है, उनसे दूर रखना है इनको। ठीक है, और मोशन कार आजकल यूज, बच्चों का हम कार ला के देते हैं, छोटे छोटे चलने वाले इलेक्ट्रिकल। ठीक है, वो इतने अलाउड नहीं करने चाहिए बच्चों को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस आपको ऑफ रखने हैं, या फिर दूर होना चाहिए, या फिर थोड़ा ऊंचे होना चाहिए। और प्लास्टिक बैग या पिल्लो आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा लेगा, बच्चे क्या होते हैं कई बार प्लास्टिक बैग के अंदर घुस जाते हैं, पिल्लो के अंदर घुस जाते हैं, उसकी वजह से दम घुटने की वजह से उनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, मतलब सफोकेशन, सफोकेशन मतलब दम घुटना। ठीक है, ये था इन्फेंट का, सॉरी टोडलर का। ठीक है, अब चाइल्ड स्कूल चिल्ड्रन का कैसे करना है, बच्चों को सेफ्टी मेजर के बारे में बताना है, फायर के बारे में, फायर वर्क के बारे में बता देना है, तो वो समझ जाते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे को तैरना सिखाना है, अगर वो कहीं गिर जाए पानी में तो वो तैर के बाहर निकल सके। ठीक है, और बच्चों को अलाउ नहीं करना फ्लाई काइट फ्रॉम रूफ टॉप, मतलब छत के ऊपर। फ्लाई काइट का मतलब पतंग, पतंग उड़ाने के लिए छत पर नहीं भेजना। ठीक है, फ्रॉम डोर बैंगिंग गेम्स, डोर बैंगिंग गेम्स के लिए अलाउड नहीं करना। और आपको अकेले बच्चे को नहीं छोड़ना कभी भी। ठीक है, या फिर बच्चे को अकेले को कार या बाइक चलाने के लिए अलाउ नहीं करना होता। ठीक है, तो भाई ये था आपका इतना पेपर, आपका पीडीए का फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड पेपर। ठीक है, तो यहाँ तक, थैंक यू क्लास।